Hello guys, welcome back to Lawful Notes. If you are new to my channel, then please do like, subscribe and share my channel. Okay, so today's topic is about void agreements. हमने कंसिडरेशन वाला पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है और उसके नोट्स भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिए, तो वहाँ जाके आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं. ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि वॉइड एग्रीमेंट्स कौन से होंगे. पहले देखते हैं कि वॉइड एग्रीमेंट होता क्या है. ठीक है, एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड. ऐसे एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा इन्फोर्स नहीं हो सकते उनको हम लोग कहते हैं वॉइड एग्रीमेंट्स. इन्फोर्सेबल मीन्स बाइंड नहीं हो सकता, मीन्स आप कोर्ट में जाके उसको इन्फोर्स नहीं करवा सकते, तो ऐसे एग्रीमेंट वॉइड कहलाएंगे. इट डज नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस ऑफ आइदर पार्टी, और इससे वॉइड एग्रीमेंट से कभी भी लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट नहीं होती है. ठीक है, किसी भी पार्टी में. अब देखते हैं ऐसे कौन से एग्रीमेंट्स हैं जो कि एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड है अंडर द एक्ट. सबसे पहला है एग्रीमेंट बाय इनकॉम्पिटेंट पर्सन. इनकॉम्पिटेंट मीन्स जिसकी कैपेसिटी नहीं है एग्रीमेंट करने की, जैसे कि एग्जांपल है माइनर हो गया, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जो हमने सेक्शन 11 में पढ़ा था. दूसरा है एग्रीमेंट मेड अंडर बायलैटरल मिस्टेक एज टू मटेरियल फैक्ट्स. इसकी वीडियो आपको फ्री कंसेंट वाले टॉपिक में मिल जाएगा. थर्ड है एग्रीमेंट ऑफ विथ द कंसिडरेशन और द ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल. ऐसे एग्रीमेंट जहाँ कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है तो वो वर्ड एग्रीमेंट होंगे. फोर्थ है एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन विद सर्टेन एक्सेप्शंस. एग्रीमेंट ऑफ विच द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इन पार्ट एंड कैनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द लॉफुल पार्ट. तो ये तीनों चीज़ आपको कंसिडरेशन वाले टॉपिक में मिल जाएगा, जो हमने लास्ट में ही अभी लास्ट लेक्चर में ही कंप्लीट किया है. ये आपको वहाँ मिल जाएगा, ये आपको फ्री कंसेंट वाले टॉपिक में मिल जाएगा, और ये मिलेगा आपको कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में. ठीक है, अच्छा इनके अलावा और कौन से एग्रीमेंट है. एग्रीमेंट इन रेस्टेंट ऑफ ट्रेड, एग्रीमेंट इन रेस्टेंट ऑफ मैरिज, एग्रीमेंट इन रेस्टेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच अनसर्टेन, एग्रीमेंट बाय वे ऑफ फिगर, एग्रीमेंट्स कॉन्टिंजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट, एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स एंड रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू डू इलीगल थिंग. तो आज हम लोग ये दो चीज़ पढ़ेंगे, एग्रीमेंट इन रेस्टेंट ऑफ ट्रेड एंड एग्रीमेंट इन रेस्टेंट ऑफ मैरिज, सेक्शन 26 एंड 27. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसके रिलेटेड, तो जो मैंने आपको 5 पॉइंट पहले से पढ़ा दिए हैं ये वाले, तो जो ये वाले 5 पॉइंट हैं ये आपको इनके बारे में भी लिखना है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इनको ही लिख के आ रहे हो, ऐसा नहीं है, पूरा एक ही है, ये आंसर पूरा एक है. ठीक है, आपको इनके बारे में भी एक्सप्लेन करना होगा. ठीक है ना. स्टार्ट करते हैं एग्रीमेंट इन रेस्टेंट ऑफ मैरिज. सेक्शन 26 है ये है सेक्शन 26. ठीक है, ऐसे एग्रीमेंट जो मैरिज को स्टॉप कर रही है. रेस्ट्रेंट मीन्स स्टॉप करना, रोकना, किसी को शादी करने से रोकना, तो ऐसे एग्रीमेंट क्या होंगे, वॉइड एग्रीमेंट कहलाएंगे. अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 26 एवरी एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन माइनर इज वॉइड. सेक्शन 26 कहता है कि वो सारे एग्रीमेंट जिसमें कि किसी की मैरिज में रेस्ट्रेंट हो रहा है, यानी कि कुछ स्टॉप हो रहा है या फिर बाधाएं आ रही है, ऑफ एनी पर्सन अदर देन माइनर, माइनर को छोड़ के. ठीक है, मीन्स मेजर की बात हो रही है कि मेजर की शादी में अगर रेस्ट्रेंट आता है तो वो वॉइड होंगे. केस है यहाँ पे लोवे वर्सेस पियर्स. केस रीड करते हैं, क्या है इसमें. ए प्रॉमिस नॉट टू मैरी एनी अदर पर्सन देन मिसेस बी एंड फर्दर प्रॉमिस टू पे मिसेस बी अ सम ऑफ ₹2000 इफ ही मैरिड टू समवन एल्स. ए ने प्रॉमिस किया बी को कि वो किसी और से शादी नहीं करेगा, मिसेस बी को कि वो किसी और से शादी नहीं करेगा, और अगर वो उससे शादी नहीं करता है मिसेस बी से तो वो उसको ₹2000 देगा. ठीक है, अगर वो डिफॉल्ट में आ जाता है. अब यहाँ पे क्या है, जो ए है वो मिसेस बी से शादी नहीं करता है. मिसेस बी ने क्या कर दिया, ए को सू किया फॉर द रिकवरी ऑफ अमाउंट, कि भाई मुझे मेरे पैसे दे, तूने मेरे से एग्रीमेंट किया था कि तू मुझसे शादी नहीं करेगा, तो तू मुझे ₹2000 देगा. कोर्ट बोलती है कि ये एग्रीमेंट शादी को रोक रहा है, इसलिए ये वॉइड है. बी था उसको वो 2000 सम नहीं मिला वापस, बिकॉज इट वॉज द रेस्टेंट ऑफ मैरिज एंड वॉइड एग्रीमेंट. नेक्स्ट अप इज अग्रीमेंट इन रेस्टेंट ऑफ ट्रेड. ऐसे एग्रीमेंट कर रहे हो जिसमें कि व्यापार को रोक रहे हो, ट्रेड को रोक रहे हो, तो वो एग्रीमेंट वॉइड होंगे. सेक्शन 27 कहता है, देखो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री द फंडामेंटल राइट्स टू फ्रीडम टू एक्सरसाइज एनी प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस.
जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहता है कि जो सिटीजन है इस कंट्री के, उनके पास ये फंडामेंटल राइट है कि वो अपनी फ्रीडम से कोई भी प्रोफेशन, ट्रेड या बिजनेस कैरी कर सकता है, ठीक है। दिस राइट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, क्योंकि ये पब्लिक के हित में होता है, पब्लिक पॉलिसी का प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है ये। देखो ये जो 3 टॉपिक है, एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड, इन रेस्टोरेंट ऑफ मैरिज एंड एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, वो पब्लिक पॉलिसी वाले में भी मैंने बताया था आपको, तो वो ये 3 पॉइंट आपको वहाँ पे भी लिखने हैं अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो, ठीक है। सेक्शन 27 कहता है एवरी एग्रीमेंट बाय विच एनीवन इज रेस्ट्रेंड फ्रॉम एक्सरसाइजिंग द लॉफुल प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस ऑफ एनी काइंड इज वॉइड। तो ऐसा एग्रीमेंट जिससे कि किसी के प्रोफेशन, ट्रेड या बिजनेस को रोक रहा है करने से, तो वो वाला एग्रीमेंट वॉइड होगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। माधव चंद्र वर्सेस राजकुमार दास 1874 का केस है। इस केस में क्या था कि ए और बी एक तरीके का काम करते थे कलकत्ता में। तो ए ने बी को बोला कि वो अपना काम बंद कर देगा अगर कि बी उसे पैसे दे दे कुछ, जो कि पैसे ए ने अपने वर्कर्स को पहले से ही एडवांस में दे रखे थे, ठीक है। तो बी ने बोला यस, बी ने हामी भर दी। अब ए ने अपना बिजनेस तो बंद कर दिया, लेकिन बी ने बाद में पैसे देने से इनकार कर दिया। तो ए कोर्ट में गया पैसे की रिकवरी के लिए कि इसने मुझसे ये एग्रीमेंट किया था, अब वो मुझे पैसे नहीं दे रहा है। कोर्ट ने ये बोला कि जो ये एग्रीमेंट है ये वॉइड है, क्योंकि ये एग्रीमेंट रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड है। आप ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हो जैसे कि एक पर्सन अपना बिजनेस बंद कर रहा है, रोक रहा है, तो ये वॉइड होगा। तो यहाँ पे जो ए है वो बी से पैसे रिकवर नहीं कर सकता है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है। एक्सेप्शंस टू द रूल दैट एन एग्रीमेंट रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड। अभी हमने पढ़ा कि जो ऐसे एग्रीमेंट जो कि ट्रेड में रुकावट ला रहे हैं या फिर रोक रहे हैं, ठीक है, तो वो वाले एग्रीमेंट वॉइड होंगे। लेकिन अभी हम लोग जो केस पढ़ेंगे, इन केसेस में रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड होकर भी एग्रीमेंट वैलिड होगा, ठीक है। पहला है सेल ऑफ गुडविल ऑफ बिजनेस, बिजनेस के गुडविल को सेल करना। व्हेन अ सेलर ऑफ द गुडविल ऑफ हिज बिजनेस एग्रीज विद द बायर टू रिफ्रेन फ्रॉम कैरिंग ऑन अ बिजनेस इज वैलिड प्रोवाइडेड seller is restrained from carrying similar business within specified local limits, carry of a like business and the local limit should be reasonable। देखो जब सेलर अपनी गुडविल बेच देता है बिजनेस की दूसरे पर्सन को यानी कि बायर को, और एग्रीमेंट करता है उस बायर से कि वो सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस नहीं करेगा इस लोकेलिटी में या फिर इस लोकल लिमिट के अंदर, ठीक है, और सेम बिजनेस कैरी ऑन नहीं करेगा, तो ऐसे एग्रीमेंट वैलिड होंगे। लेकिन जो लोकल लिमिट होगी वो रीजनेबल होनी चाहिए, यानी कि कोर्ट को वो रीजनेबल लगना चाहिए। रीजनेबल लोकल लिमिट्स विल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट। आपको एक एग्जांपल से समझ में आएगा। देखो 2 पार्टी है ए एंड बी। ए की कोई शॉप है किसी पर्टिकुलर लोकेलिटी में, जैसे कि हम लोग बोल देते कि ठीक है राजस्थान में ए की कोई शॉप है, ठीक है। अब ए ने क्या किया, ए ने जो राजस्थान वाली जो शॉप है वो बी को बेच दी। जो शॉप राजस्थान में है वो बी को बेच दी और प्रॉमिस किया कि वो सिमिलर दुकान नहीं खोलेगा 2 साल तक। लिमिट भी बताई उसने कि मैं जो है इस लोकेलिटी में इतने लोकल लिमिट में दूसरी दुकान नहीं खोलूंगा 2 साल तक, टाइम लिमिट दे दी और सिमिलर नेचर की। तो ये वैलिड एग्रीमेंट होगा। लेकिन जिस नेचर का बिजनेस है, किस टाइप का वो बिजनेस किस टाइप का है, उसके अकॉर्डिंग जो टाइम लिमिट है वो कोर्ट को रीजनेबल लगनी चाहिए। कोर्ट को ये नहीं लगना चाहिए कि भाई 2 साल बहुत ज़्यादा हो गए, ठीक है। सेकंड है रेस्ट्रेंट ऑन कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, वेयर द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म मेक एन एग्रीमेंट दैट अ पार्टनर शैल नॉट कैरी ऑन एनी बिजनेस अदर देन दैट ऑफ द फर्म व्हाइल ही इज पार्टनर, द एग्रीमेंट इज वैलिड। देखो एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें 2 पार्टनर्स हैं, वहाँ दोनों पार्टनर एग्रीमेंट करते हैं कि वो किसी प्रकार का कोई दूसरा बिजनेस नहीं खोलेगा, कैरी नहीं करेगा इस फर्म को छोड़कर जब तक कि वो पार्टनर है। तो ऐसे एग्रीमेंट वैलिड होंगे, क्योंकि अगर उनमें से अगर एक पार्टनर का फर्म वाला बिजनेस तो है ही है, पार्टनरशिप फर्म वाला बिजनेस तो हुई है, उसके अलावा उसका खुद का भी कोई अगर सेपरेट बिजनेस वो करता है तो वो ज़्यादा ध्यान अपने सेपरेट बिजनेस पे करेगा और पार्टनरशिप फर्म वाले बिजनेस पे कम ध्यान देगा, ऑब्वियसली, क्योंकि वहाँ पे उसको सोल प्रॉफिट मिलेगा और यहाँ पे तो डिवीज़न होता है पार्टनरशिप में।
इसलिए ऐसे एग्रीमेंट वैलिड होंगे। और ये बात किसके अकॉर्डिंग है? अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 11(2) ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। यहाँ से हम लोग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो पहला था सेल ऑफ गुडविल वाला, उसको छोड़ के बाकी हम लोग सब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। थर्ड है रेस्ट्रेंट ऑन आउटगोइंग पार्टनर। आउटगोइंग पार्टनर मीन्स जो पार्टनर जा रहा है छोड़ के। अ पार्टनर में मेक एन एग्रीमेंट विद हिज पार्टनर दैट ऑन सीजिंग टू बी अ पार्टनर ही विल नॉट कैरी ऑन एनी बिजनेस सिमिलर टू दैट ऑफ अ फर्म विद अ स्पेसिफाइड पीरियड और विद अ स्पेसिफाइड लोकल लिमिट। जो पार्टनर जा रहा है और अगर वो एग्रीमेंट करता है कि वो इस टाइप का फर्म जो है वो बाहर नहीं खोलूंगा एक स्पेसिफाइड पीरियड में या फिर स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स में, मैं ये सेम काइंड ऑफ फर्म नहीं खोलूंगा, ठीक है। सच एन एग्रीमेंट इज वैलिड इफ द रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड आर रीजनेबल। तो ऐसे एग्रीमेंट वैलिड होंगे अगर की जो रेस्ट्रिक्शंस उसमें लगाए गए हैं वो रीजनेबल है, कोर्ट को रीजनेबल लगना चाहिए। ये अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 36 सब क्लॉज 2 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग था। थर्ड है इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स फर्म ही पूरा बंद हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है। द पार्टनर्स on the dissolution of firm make an agreement that some or all of them will not carry business similar to that of firm. It is valid agreement for a reasonable specified period or a reasonable specified local limit. तो जब पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है तो वहाँ कुछ पार्टनर्स या फिर सारे ही पार्टनर्स अग्रीमेंट करते हैं कि वो बाहर जाकर जब वो अपने अपने रास्ते चले जाएंगे फिर सिमिलर बिजनेस कैरी ऑन नहीं करेंगे, उस फर्म के जैसा बिजनेस नहीं करेंगे, तो वो वैलिड एग्रीमेंट होगा बट रीजनेबल होना चाहिए। सेक्शन 54 पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। फोर्थ है रेस्ट्रेंट और बाय ट्रेड कॉम्बिनेशन। रेस्ट्रेंट मीन्स रोकना और ट्रेड कॉम्बिनेशन मीन्स जब कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइन करना, मिलाना, ठीक है। व्यापार को जब मिला देते हैं, आपने देखा होगा कि दो सेलर है और वो दोनों एक हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, तो उसको ही ट्रेड कॉम्बिनेशन कहते हैं। अग्रीमेंट बिटवीन ट्रेडर्स टू फ्रेम रूल्स रेगुलेशंस एंड कंडीशन ऑफ ट्रेड, फिक्स अप द प्राइस टू बी चार्ज एक्सेट्रा आर द वैलिड एग्रीमेंट। अगर दो ट्रेडर्स के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है और वो कुछ रूल्स रेगुलेशंस या कंडीशंस बनाते हैं ट्रेड के लिए और अपने प्राइस को फिक्स अप करते हैं तो वो वैलिड एग्रीमेंट होगा। लेकिन उसमें ये चीज़ होनी चाहिए कि वो मोनोपोली ना क्रिएट कर रहे हो और पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट ना हो। केस है यहाँ पे SB फ्रेजर वर्सेस बॉम्बे आइस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो देखो दो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी, आइस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है, बॉम्बे में, और वो दोनों अग्री हो जाते हैं कि हम लोग जो इस आइस की जो ये प्राइस है इसके नीचे नहीं बेचेंगे, ठीक है, इस प्राइस के बिलो नहीं बेचेंगे। और उन्होंने अग्री किया कि जो भी हमको प्रॉफिट मिलेगा वो हम लोग सर्टेन प्रोपोर्शन में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे एग्रीमेंट जो है वो रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड नहीं है अगर की मोनोपोली ना क्रिएट हो रही हो और पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट ना हो। अगर कस्टमर को नुकसान हो रहा है तो फिर वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। पांचवा है restraint by service agreement. Sometimes the service agreement of the employee prevents him to accept similar job of other employer or to not to leave the employment for certain period is valid. देखो कभी कभी क्या होता है, जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो एम्प्लॉय को एम्प्लॉय से एग्रीमेंट करवाता है कि आपको लेट्स से कि आपको 3 साल तक यही काम करना है और 3 साल तक आपको कहीं दूसरे एम्प्लॉयर के अंडर में काम नहीं करना है, मीन्स आप 3 साल तक यहीं पे बने रहेंगे। तो ऐसे एग्रीमेंट्स भी वैलिड होंगे। केस है यहाँ पे चार्ल्स वर्थ वर्सेस डोनाल्ड। एक डॉक्टर था बी और ए ने एग्री किया कि मैं डॉक्टर का असिस्टेंट बन के रहूँगा फॉर द पीरियड ऑफ 3 years और इस पीरियड के दौरान मैं किसी दूसरे के यहाँ प्रैक्टिस नहीं करूँगा। लेकिन 1 साल बाद जो ए है वो डॉक्टर्स की सर्विस से क्या कर जाता है, छोड़ के चला जाता है, मीन्स उसने 1 साल तक ही अपना वो प्रैक्टिस किया, लेकिन एग्रीमेंट 3 साल के लिए हुआ था। और उसने क्या किया कि उस पर्टिकुलर एरिया में, जिस एरिया में उस डॉक्टर का था वो क्लिनिक, उसी में उसने भी अपना प्रैक्टिस अलग से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड नहीं माना गया। जो डॉक्टर है वो ए को रेस्ट्रेंट कर सकता है, स्टॉप कर सकता है फॉर प्रैक्टिसिंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस इन दिस एरिया। 6th है रेस्ट्रेंट इन सोल सेलिंग एग्रीमेंट। Sometimes a seller agrees to sell of his entire goods to a sole selling agent in a particular area and who in turn also agrees not to deal in the competing goods.
कभी कभी क्या होता है, जो सेलर होता है वो अपना सारा जो गुड्स है वो एक सेलिंग एजेंट को ही बेचता है पर्टिकुलर एरिया के लिए, और बदले में वो जो एजेंट है वो भी एग्री होता है कि वो किसी और से डील नहीं करेगा। सच एग्रीमेंट इज वैलिड सो एज फार एज इट इज फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट एंड डज नॉट क्रिएट मोनोपोली। तो ऐसे एग्रीमेंट वैलिड होंगे जब तक कि उनके म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए है और अगर की मोनोपोली ना क्रिएट हो रही हो तो। एग्जाम्पल है अब्दुल करीम वर्सेज शेख दुलार। ए ने कुछ सामान खरीदा कोलकाता मार्केट के लिए और उसने एग्री किया सेलर से कि वो ये माल जो है चेन्नई के मार्केट में नहीं बेचेगा। तो ऐसे एग्रीमेंट क्या है, वैलिड है। और इसके अलावा अगर लाइसेंस या फिर फ्रेंचाइजी के एग्रीमेंट हो रहे हैं और उसमें रेस्टोरेंट हो रहा है तो वो भी वैलिड होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये 2 पॉइंट्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के पॉइंट्स देखेंगे। ओके, थैंक यू।